ऐसे में यदि आपको किसी भी तरह से सांस की कोई दिक्कत नहीं हो रही है और खाली बुखार आ रहा है, तो ये परिस्थिति है माइल्ड केस की। मतलब ये सबसे अच्छे ठीक होने वाले लोग हैं। ये लगभग 90%, 100 में से 90% लोग ऐसे ही होते हैं। तो अपने घर पे रहना है, आइसोलेट हो जाना है और 14 दिन के लिए एकदम कंप्लीट क्वारंटीन, 3 दिन का ऑब्जर्वेशन, मतलब 17 दिन का आपको अलग रहना है अपने परिवार वालों से, अपने करीबी लोगों से। दूसरा, मध्यम टाइप के हो सकते हैं। तो मध्यम वाले जो हैं उनमें हमको देखना पड़ेगा रेस्पिरेटरी रेट, यानी श्वास दर। मैं अभी बताऊंगा श्वास दर कैसे देखनी है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो श्वास दर अगर मान लीजिए 24 से ऊपर है, अच्छा नॉर्मल वाले जो माइल्ड वाले थे उनमें 12 से लेके 20 तक हम लोग नॉर्मल मानते हैं। ठीक है कि 12 से 20 नॉर्मल है, 20 से 24 वाले में थोड़ा दिक्कत है। 24 से ऊपर है तो हमको डॉक्टर को जरूर बात करनी है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की जरूरत है ना। और दूसरा SpO2, अगर वो 94 से कम हो गया, यानी ऑक्सीजन की मात्रा वो 94 से कम हो गई तो भी गड़बड़ है। ठीक है, तो ये मॉडरेट वाला है, मतलब मध्यम टाइप। और अगर सांस की दर जो है 30 से भी ज्यादा चली गई और SpO2 90 से कम है, तो ये तो ICU वाली स्थिति है। तो इसमें जो है वो हमको रुकने का तो मतलब ही नहीं पड़ता। उससे पहले ही आप बात कर चुके होंगे, क्योंकि अब तक तो आप लोग जान चुके हैं कि हमको कब डॉक्टर से बात करनी है। तो हमारा आज का जो चर्चा है वो यही है कि हम कब पहचाने और कब सही सही वो उसके लिए ले लें, प्रिकॉशंस ले लें, बात कर लें, तुरंत दौड़ के चले जाएं अस्पताल में, है ना। तो अब आइसोलेशन में है तो हमको जो है वो क्या क्या काम करने हैं, है ना, और क्या क्या दवाइयां लेनी है। तो मैं अभी दोनों के बारे में बता देता हूं आपको। एक तो यही है कि मैंने पहले बताया, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग, और स्ट्रिक्टली एक कमरे में रहना, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि आप जो भी सांस ले रहे हैं ना, बंद रखेंगे तो हवा वहीं रहेगी और वो पूरे अपने परिवार वाले भी उसमें सांस लेंगे, वेंटिलेटेड रहेगा, बाहर निकल जाएगी, है ना, वो पूरा डाइल्यूट हो जाएगी। तो ऐसे में चांस कम रहता है। पानी खूब पिएं, है ना, पानी 2.5 से 3 लीटर एक एडल्ट के लिए, एक 60 किलो के इंसान के लिए 2.5 से 3 लीटर। और जिंक, विटामिन सी और विटामिन डी, इनके सप्लीमेंटेशन शुरू कर दें। और हर 6 घंटे पे टेम्परेचर देखें, हर 6 घंटे पे SpO2 देखें, और हर 6 घंटे पे श्वास दर चेक करें, और 6 मिनट वॉक। ये 4 चीजें अपने को करनी ही करनी है अपनी मॉनिटरिंग के लिए। बाकी इनके अलावा सब एसेसरी है ना। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमको दोनों के बारे में बता देता हूं आपको, विटामिन डी क्यों लेना है और विटामिन सी क्यों लेना है और जिंक क्यों लेना है। तो भैया विटामिन डी अधिकतर जो फीमेल रहती हैं या कि जो बूढ़े लोग रहते हैं उनमें कमी होती है, और ये जो है जिन लोगों में इसकी कमी होती है उनमें देखा गया मृत्यु दर ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। विटामिन सी में अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, वो इम्यून इनहांसर होता है, तो उसको इसलिए लेना चाहिए। जिंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एंजाइम रहता है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसके सहारे ये वायरस रेप्लिकेशन करता है। तो वहां पर उसको मारने का काम जो है, जो तत्व करता है, उसमें जिंक का अपना रोल है। तो ऐसे में ये 3 चीजें तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने आइवरमेक्टिन के लिए भी कहा हुआ है, जिसमें 12 mg प्रतिदिन एक एवरेज एडल्ट के लिए 3 दिन तक लेनी है। तो ये तो कुछ दवाइयां हो गई जो अपने को लेनी है। अब भैया लक्षण आ गए, हम आइसोलेट हो गए तो डिप्रेस नहीं हो, है ना, क्योंकि कोई भी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसका अंत जरूर होता है। और घने अंधेरे के बाद में एक सफेद बढ़िया लालिमा के साथ में सूरज निकलता है, लेकिन उसको भी फाइट करनी पड़ती है, उसको चीर के निकलने के लिए। तो बिल्कुल हताश नहीं हो। अब हम बताएंगे कि